बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। रोहेल की तरफ से सवाल है कि वालदा की वफात के बाद उनके बच्चे नाना की जायदाद में से हिस्सा ले सकते हैं? जवाब लाजमी दें। डेफिनेटली जी, 100% वालदा की वफात के बाद उनके बच्चे नाना की विरासत में से हिस्सादार हैं। देखिए, अगर वालदा की वफात पहले हो गई है और नाना की वफात बाद में होती है, तो नाना के फौत हो जाने के बाद उनकी जब विरासत की तकसीम होगी, तो विरासत में जो हिस्सा उनकी वालदा को आएगा, अगर वो जिंदा होती तो उनके नाम के ऊपर आता। चूंकि वो वफात पा चुकी हैं, लिहाजा जो हिस्सा वालदा के नाम की तरफ आना है वो वालदा के ना होने की वजह से उस की औलाद की तरफ जाएगा, मतलब कि नवासे और नवासियों की तरफ जाएगा। अब आपको बात कंफर्म हो गई कि वालदा की वफात के बाद उनके जो बच्चे हैं उनको नाना की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। सवाल है अली हमजा की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर कोई शोहर फोन पर बीवी को तलाक एक टाइम में 3 दफा दे तो वो तलाक हो सकती है कि नहीं? देखें जी, खामंद अपनी बीवी को तलाक चाहे मैसेज के जरिए दे, उसको फोन पे दे, लिख कर दे, बोल कर दे, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर दे, पैगाम उस तक पहुंच जाए कि खामद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो वो तलाक हो जाएगी। अब इस सवाल का दूसरा पोर्शन यह है कि अगर एक वक्त में 3 दफा इकट्ठी तलाक दी जाए, देखें, मैं शरीयत के हवाले से तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कानून के हवाले से बात करूंगा। कानून ये कहता है कि अगर खामद अपनी बीवी को एक वक्त में 3 दफा इकट्ठी तलाक देगा तो वो एक ही तलाक समझी जाएगी, और 3 महीने का टाइम गुजरने तक अगर मियाँ और बीवी आपस में रजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिन का टाइम गुजर जाए और मियाँ और बीवी आपस में रजू ना कर पाए, तो ये 3 महीने का दुरानिया गुजरने के बाद तलाक वाक़या हो जाएगी। मतलब कि एक वक्त में एक टाइम पे तलाक दें या 3 दफा तलाक दें, वो एक ही दफा समझी जाएगी, और फोन पर बेशक दी जाए या जिस भी तरीके से दी जाए वो तलाक हो जाएगी। सवाल है सरफराज की तरफ से, सर हमारी वालदा की जो जमीन विरासत में मिली है वो किसी दूसरे के कब्जा में है, वो बार बार स्टे ले लेता है, इसका कोई हल है? देखें, आपका जो सवाल है उसमें कोई मुकम्मल डिटेल नहीं है कि आपकी वालदा के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उस पर किसी दूसरे बंदे ने कब्जा किया है, तो किस तरह से किया है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ है इस हवाले से? क्यों मतलब उसने कब्जा किया है? और दूसरी बात यह है कि वो बार बार स्टे ले लेता है। देखिए, किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर दो लोगों के दरमियान क्लैश हो किसी एक प्रॉपर्टी के हवाले से, तो एक दफा तो दावा कर सकता है या उसके ऊपर स्टे ले सकता है। लेकिन अगर आपकी वालदा की प्रॉपर्टी है, उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उन्होंने किसी को सेल नहीं की, किसी को एग्रीमेंट लिख के नहीं दिया और नाजायज तौर पर कोई कागज वहां पे बैठा हुआ है, तो फिर आर्जी तौर पर तो स्टे हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, बार बार स्टे होने वाला मामला नहीं है। अगर कोई अदरवाइज सूरत हाल है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी के हवाले कब्जा किया नहीं है, नाजायज किसी ने कब्जा किया, किसी को प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं की है, और वो जबरदस्ती वहां पे बैठा हुआ है, या किसी बंदे ने कोई जाली डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो फिर एक बात तो यह है कि बार बार स्टे नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि स्टे सिर्फ एक दफा होगा, वो भी आर्जी तौर पर, और वो खत्म हो जाएगा। और आखिरी बात यह है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उस बंदे के खिलाफ दावा करेंगे जिसने नाजायज तौर पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली उस दावे का फैसला आपकी फेवर में आएगा, और जो भी नाजायज वहां पे काबज बैठा हुआ है, अदालत उसे हुक्म देगी कि वहां से निकल जाए, उसे बेदखल कर देगी। और अगर अदालत के हुक्म के मुताबिक भी नहीं होता, तो अदालत बजरी या पुलिस उसको बेदखल करवा देगी और उस जायदाद का कब्जा वापस असल मालिक को मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।